हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग सिंधु घाटी सप्ताह का पार्ट 2 पढ़ेंगे। जो पिछले अध्याय में हम लोग पढ़े थे उसी का दूसरा भाग है। आज हम लोग जो देख रहे हैं एक पाषाण मूर्ति है, मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुई है, पुरोहित राजा की मूर्ति है। ये लोथल, ये तो मोहनजोदड़ो से मिली है, लेकिन उसके बाद और भी जो मूर्तियाँ खुदाई से मिली हैं वो उनमें से सबसे महत्वपूर्ण एक है। लोथल में एक गोदी का मतलब डॉकयार्ड का मतलब जहाँ पे शिप, समुद्र में शिप लगता है, उसको डॉकयार्ड कहते हैं। तो लोथल, प्रश्न आता है कि डॉकयार्ड कहाँ से मिला है, तो लोथल याद रखिएगा। साथ ही कुछ मोहरें भी वहाँ मिली हैं जो कॉप्स के हैं। मोहनजोदड़ो से एक बर्तन पर नाव का चित्र बना हुआ, ये प्रमाणित करता है कि नाव के द्वारा व्यापार होता था। कालीबंगा में बेलनाकार मोहर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बेलनाकार मोहरें यदि मिली हैं तो कालीबंगा में मिली हैं, चूँकि ये मोहर जो थी यहाँ की मोहर नहीं थी, मेसोपोटामिया की मोहर थी। वहाँ हड़प्पा की बहुत सारी, मेसोपोटामिया में भी हड़प्पा की बहुत सारी सीलें मिली हैं, मोहरें मिली हैं जो मिट्टी की मोहरें होती थी। और व्यापार नाव द्वारा समुद्र के रास्ते हुआ करता था, इसलिए कुछ बर्तनों पर नाव का चित्र बना हुआ मिला है। और इससे यह भी प्रमाणित होता है कि मेसोपोटामिया और सिंधु में व्यापारिक संबंध था, क्योंकि मेसोपोटामिया के मोहर यहाँ भी मिले हैं, कालीबंगा में बेलनाकार मोहरें, और सिंधु की मोहरें वहाँ मेसोपोटामिया में मिली हैं। ये सब मोहरें जो देख रहे हैं ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर है। ये सब ये मोहर है। ये मोहर जो है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर है। है ना। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ खुदाई जो हुई है वर्तमान के शिवलिंगों की भांति कुछ पत्थर के विभिन्न स्थलों की खुदाई से मिले पत्थर के भी छोटे छोटे चीज़ें मिली हैं, जिसको अलग अलग तरह से लोग, कोई लिंग कहता है, कोई खेलने के लिए पाशे का प्रयोग हुआ करता था वो कहता है। बनावली से कुछ खिलौने मिले हैं। ये प्रश्न आता है कि खिलौने कहाँ से मिले हैं, तो वो बनावली से एक पक्की मिट्टी का खिलौना गाड़ी भी मिला है। कहता है कि पुरातत्वविद अर्नेस्ट मैकन ने 1948 ईस्वी में अर्ली इंडस सिविलाइजेशन में वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है कि लाजवर्द मणि, जैस्पर, चालसेडनी तथा अन्य पत्थरों से बने छोटे आकार के शंकुओं जो सुंदरता से तरासे और तैयार किए गए थे तथा 2 इंच से भी कम ऊंचाई के थे, को लिंग भी माना गया है। देखिए यहाँ ये चित्र जो दिखाई दे रहा है, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ये छोटे छोटे हैं जो तरासे हुए हैं, काफ़ी सुंदर हैं। लेकिन ये ऐसा लगता है कि प्राचीन समय का कोई खेल होगा, उसकी गोटी रही होगी। कुछ लोग इसे गोटी भी कहते हैं, कुछ लिंग या मोहरें भी कहते हैं। तो ये प्राचीन काल में इस तरह का वहाँ प्राप्त हुआ है, और अर्नेस्ट मैकन ने भी अपने किताबों में इसका जिक्र किया है। अब एक प्रश्न आता है कि बैलगाड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ, तो चनहुदाड़ो से बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले, और कालीबंगा से हल से जूते खेत के साक्ष्य मिले। दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों हमेशा आता है कि किस स्थान से हल से जूते खेत के साक्ष्य मिले हैं, तो कालीबंगा। बनावली से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं, महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको लिख लीजिएगा, है ना। और कुछ स्थानों से पकी मिट्टी के बने वृषभ की मूर्ति मिली। वृषभ माने बैल की मूर्ति मिली।
तो यहाँ यह भी हड़प्पा सभ्यता में भी बैलगाड़ी चलती होगी जो सामान ढोने के कार्य करती होगी। इससे आंतरिक व्यापार का संकेत मिलता है। साथ ही हड़प्पा सभ्यता में हल द्वारा खेती भी की जाती रही होगी, इसका संकेत मिलता है। अब देखिए यहाँ नीचे वाला जो है, ये जो चित्र है ये बैलगाड़ी का चित्र है। मतलब उस समय बैलगाड़ी का प्रचलन था, बैलगाड़ी का प्रयोग होता था। अब देखिए, ये देखिए, यही वृषभ, यही है बैल, पक्की मिट्टी से बना वृषभ। और हड़प्पा सभ्यता में उत्खनन में अत्यधिक संख्या में नारी मूर्तियां मिली हैं। मोहनजोदड़ो से धातु की बनी एक मूर्ति मिली है। यह आभूषणों से अलंकृत है। आभूषण माने गहनों से अलंकृत है। कुछ विद्वानों ने मातृदेवी की मूर्ति कहा है। अब देखिए, ये मातृदेवी की मूर्ति है। धातु की बनी नर्तकी की मूर्ति, धातु की बनी नर्तकी की मूर्ति, ब्रैकेट में मातृदेवी लिखा हुआ है। ये मातृदेवी की मूर्ति है। अच्छा, मोहनजोदड़ो से ही एक अन्य नृत्य करती मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इससे विद्वानों ने अनुमान प्रस्तुत किया है कि हड़प्पा सभ्यता के परिवार मातृसत्तात्मक होते थे। मातृसत्तात्मक का मतलब जिसमें माता की सत्ता हो। जैसे आज पिता की सत्ता है, आज का जो समाज है पितृसत्तात्मक है। उस समय विद्वानों ने अनुमान किया है कि उस समय का समाज मातृसत्तात्मक, मतलब माँ का नाम पहले आता होगा, उसके बाद पिता का नाम। ये देखिए, ये जो है मोहनजोदड़ो की मिट्टी की नग्न स्त्री मूर्ति जो नृत्य करते हुए दिखाया गया है। अब देखिए, अब यहाँ जो मुख्य चीज़ है, हड़प्पा सभ्यता की सीमा से संबंधित भी प्रश्न आता है। उत्तरी सीमा सरायखोला, गुमला घाटी, डाबरकोट। दक्षिणी सीमा मालवन, जिसको ताप्ती नदी घाटी। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर। पश्चिमी सीमा सुदकगेंडोर, मकरान का समुद्री तट। अब देखिए, यहाँ हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन कौन से उसमें से आता है ऑप्शन, ये प्रश्न के रूप में आता है। जैसे जम्मू में अखनूर एवं मांडा, पंजाब जो भारत में पंजाब है, रोपड़, संधौल। फिर पंजाब पाकिस्तान में हड़प्पा, गुजरात में रंगपुर, लोथल, सुरकोतड़ा, मालवर, रोबड़ी। राजस्थान में कालीबंगा, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, हरियाणा में मितानथल, वाणावली, राखीगढ़ी। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है, डाबरकोट, सुतका कोह या सुतका गेंडोर। सिंध पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, अली मुराद, चन्हुदाड़ो इत्यादि। अब सिंधु घाटी की सबसे जो महत्वपूर्ण अक्सर जो प्रश्न आता है नगर योजना पर, टाउन प्लानिंग। चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो इतने प्राचीन काल में वहाँ की टाउन प्लानिंग कैसी रही होगी, कैसे उसको बनाया गया होगा, यह एक महत्वपूर्ण बात है और यह दुनिया के लिए महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता, जो कि नगरीय सभ्यता, शहरी सभ्यता मानी जाती है। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ जो सड़क की व्यवस्था, नगर का मतलब कि जहाँ सब कुछ सुनियोजित तरीके से हों, सुनियोजित तरीके से बनाए गए हों, तो वहाँ सड़क की जो व्यवस्था बनाई गई वो बहुत ही शहरी तरीके से। जहाँ मोहनजोदड़ो, यहाँ देखिए लिखा हुआ, मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। यहाँ की मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे पुराविदों ने राजपथ कहा है। राजपथ का मतलब कि राजा का पथ हो सकता है, राजा उस पथ से, उस सड़क से गुजरता हो, इसलिए उसको राजपथ कहा गया। सबसे चौड़ी सड़क थी। और अन्य सड़क जो थी, अन्य सड़क की चौड़ाई
2.75 से 3.66 मीटर तक थी। जाल पद्धति के आधार पर नगर नियोजन होने के कारण सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिससे नगर कई खंडों में विभक्त हो गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जाल पद्धति, जैसे आप लोग चेस बोर्ड देखते हैं, शतरंज का जो बोर्ड होता है, उस बोर्ड में बिल्कुल चरखूट टाइप का बना हुआ लगता है। जहाँ से भी देखिए भाग बटा हुआ है, गोल 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 एकदम बराबर सीधी रेखा पर कटी हुई है, सब ब्लॉक बना हुआ है। तो यहाँ उसी तरह की व्यवस्था थी। बिल्कुल एक सड़क दूसरे सड़क को बिल्कुल समकोण पर काटती थी, बराबर कोण पर काटती थी, और इसीलिए इसका नाम ऑक्सफोर्ड सर्कस भी रखा गया है। इसे ऑक्सफोर्ड सर्कस के नाम से भी जाना जाता है। इस पद्धति को देखिए, यहाँ पद्धति को ऑक्सफोर्ड सर्कस का भी नाम दिया गया। सड़कें मिट्टी की बनी थी, उनमें इनकी सफाई की समुचित व्यवस्था थी। कूड़ा इकट्ठा करने हेतु एक अंतराल पर गड्ढे खोदे जाते थे। देखिए डस्टबिन जिसे हम आज इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर गड्ढा खोदकर डस्टबिन बना दिया जाता था, और उसी में सारे मैंने कूड़ा करकट को उसमें डाल दिया जाता था। उसके बाद जल निकास की जो प्रणाली थी बहुत ही शानदार थी। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की एक और प्रमुख विशेषता यहाँ की प्रभावशाली जल निकास प्रणाली थी। यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुएं व स्नानागार होते थे। जैसे आज हर घर में नल है, पहले चापाकल हुआ करता था, उसी तरह से पहले कुआं हुआ करता था और स्नानागार। भवन के कमरों में रसोई, स्नानागार, शौचालय आदि सभी का पानी भवन की छोटी छोटी नालियों से निकलकर गली की नाली में आता था। घर से पानी निकलता था और गली की नाली में जाकर गिर जाता था, और गली की नाली को मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी नालियों को पत्थरों अथवा शिलाओं द्वारा ढक दिया जाता था। कितना महत्वपूर्ण, ताकि उसमें कोई कूड़ा करकट ना जाए और उससे वो नाली जाम ना हो जाए, ताकि पानी निकलने की समस्या। आज आप शहरों में देखते हैं कि जगह जगह पे शहरों में पानी जम जाता है। इसका मतलब कि नाली या जल निकास की प्रणाली ठीक नहीं है, उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है। लेकिन इसका ख्याल उस समय में, सिंधु घाटी के समय में रखा गया था, जो कि उससे मैंने प्रेरणा लिया जा सकता है, और उसके आधार पर आज काम किया जा सकता है। नालियों की सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। बीच बीच में मेन होल, नरमोखे जिसको कहा जाता है, मेन होल बनाया गया था, और नालियों की इस प्रकार की अद्भुत विशेषता किसी अन्य समकालीन नगर में देखने को नहीं मिलती है। अन्य समकालीन का मतलब उस समय मेसोपोटामिया था। मेसोपोटामिया में ऐसा कहीं नहीं मिलता है, इस तरह की व्यवस्था कहीं देखने को नहीं मिलती है। चीन की सभ्यता उसमें कहीं नहीं देखने को मिलती है। तो ये एक अद्भुत व्यवस्था थी और बहुत विकसित व्यवस्था थी। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए ही प्रमुख रूप से ज़्यादा विख्यात है। अब देखिए यहाँ तीसरा है स्नानागार। मोहनजोदड़ो का एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल है, जहाँ विशाल दुर्ग 54.86 × 33 मीटर में स्थित स्नानागार, यह 39 फुट लंबा और 23 फुट चौड़ा। अब देखिए एवं 8 फुट गहरा है। इसमें उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों से बना है। संभवतः इस विशाल स्नानागार का योग अनुष्ठानिक स्नान हेतु किया जाता है। मतलब किसी समारोह के लिए इतना बड़ा स्नानागार, जो कि कई लोग एक साथ स्नान कर सके, उसके हिसाब से बनाया गया होगा, कि समारोह के हिसाब से बनाया गया होगा। जल के निकास की भी व्यवस्था थी, और स्वच्छ पानी को एक कुएं द्वारा स्नानागार में लाए जाने की भी व्यवस्था थी, है ना।
मार्शल महोदय ने इसी कारण से इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। प्रश्न आ सकता है, किसने सिंधु घाटी सभ्यता को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है? तो मार्शल महोदय, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है अन्नागार। अन्नागार का मतलब अन्न, जहाँ अन्न रखने की जगह हो उसे अन्नागार कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो में ही 45.72 मीटर लंबा एवं 22.86 मीटर चौड़ा एक अन्नागार मिला है। हड़प्पा के दुर्ग के भी 12 धान्य कोठार खोजे गए हैं। 12 धान्य कोठार का मतलब जहाँ उसको रखने की जगह खोजे गए हैं। ये 2 कतारों में, 6 की कतारों में, 6 की संख्या में है। ये धान कोठार ईंटों के चबूतरे पर, प्रत्येक का आकार 15.23 मीटर इंटू 6.09 मीटर है। अन्नागार में हवा जाने की व्यवस्था थी। अन्नागार का सुदृढ़ आकार प्रकार हवा आने जाने की व्यवस्था तथा इनमें अन्न भरने की व्यवस्था निसंदेह उच्च कोटि की थी। अब वहाँ जो अन्नागार मिला है वो उसका वेंटिलेशन इतना बढ़िया है कि उसमें हवा क्रॉस वेंटिलेशन हो सकता है, हवा अंदर से बाहर जा सकती है, और उसमें अनाज कोई रखा भी जाता है तो वो जल्दी खराब नहीं होगा। उसके बाद ईंट है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उस समय की ईंट कैसी थी, उसकी बनावट कैसी थी। तो इसमें 2 तरह की ईंट मिला है। सबसे बड़ी ईंट जो है वो 51.43 ये लंबाई हो गया, 26.27 चौड़ाई और 6.35 सेंटीमीटर मोटाई है। ये सबसे बड़ी ईंट मिली है। और सामान्यतः जो ईंट है वो 27.94 लंबा, 13.97 चौड़ा और 6.35 सेंटीमीटर मोटा मिली है, जो ये सामान्य ईंट है। ये 2 तरह की ईंटें वहाँ मिली हैं जिसका प्रयोग वहाँ किया गया है। कहा जाता है कि समकालीन मिस्र की सभ्यता में भी पकी ईंटों के स्थान पर धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग होता था। मेसोपोटामिया में यद्यपि पकी ईंटों का प्रयोग होता था किंतु काफ़ी सीमित मात्रा में, लेकिन सिंध में पकी ईंटों का ही प्रयोग हुआ है, जो कि काफ़ी विकसित सभ्यता का सूचक है। अब हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक संगठन का स्वरूप, चूँकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में प्राप्त दुर्ग से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ का शासन सुदृढ़ वर्गों द्वारा होता था। इन दुर्गों में बहुसंख्यक केंद्रीय अधिकारी निवास करते थे। वे श्रम, मूल्य, भार आदि में एक रूपता स्थापित करने का प्रयास करते थे। साथ ही सार्वजनिक भवनों का निर्माण तथा जीर्णोद्धार कराते थे। अब देखिए, तक ऐसा अनुमान है कि उनका एक राजा होता था जो संभवतः पुरोहित होता था। शासन में धर्म तत्व की प्रधानता थी। जनता से कर के रूप में अनाज लिया जाता था। संधव सभ्यता के विस्तार के बावजूद इनमें जो एक रूपता दिखाई देती है उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के शासन केंद्र थे। शायद इसलिए स्टुअर्ट पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विशाल साम्राज्य की जुड़वां राजधानियां बताया है। ये प्रश्न आता है कि किसने कहा है कि मोहनजोदड़ो विशाल साम्राज्य की जुड़वां राजधानियां थीं? इसका आंसर स्टुअर्ट पिगट महोदय आंसर में दीजिएगा। कुछ विद्वानों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का शासन व्यापारी वर्ग के हाथ में था। हड़प्पावासी युद्ध प्रिय नहीं थे। विजयम साम्राज्य विस्तार में उनकी कोई रुचि नहीं थी। इनके अभी व्यापार वाणिज्य में उनकी रुचि दृष्टिगोचर होती है। ठीक है, शांति प्रिय थे, लड़ाकू प्रवृत्ति के नहीं थे, इसलिए इनको व्यापार वाणिज्य में रुचि दिखाई देती है। इनका सामाजिक जीवन जो था उसके बारे में संकेत मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे।
खुदाई से प्राप्त सुइयों के अवशेष संकेत देते हैं कि ये लोग सीले वस्त्र पहनते थे, मतलब सुई मिला। केश विन्यास प्रचलित था। केश विन्यास का मतलब अपने बाल को सजा सजा करके स्त्रियां जो है जुड़ा बांधती थीं। स्त्रियां जुड़ा बांधती थीं और पुरुष लंबे लंबे बाल तथा दाढ़ी मूछ रखते थे। यहाँ के लोग आभूषणों के शौकीन थे। आभूषण मतलब गहना, उसमें कंठहार, कर्णफूल, हंसुली, भुजबंद, कड़ा, अंगूठी, करधनी आदि पहनते थे। श्रृंगार प्रसाधन के भी हड़प्पावासी शौकीन थे। वहाँ मोहनजोदड़ो की स्त्रियां काजल, पाउडर आदि से परिचित थी। शीशे, कंघे और तांबे के दर्पण का प्रयोग होता था। दर्पण किस तरह का था? शीशे, कंघे का भी प्रयोग होता था और तांबे के दर्पण का प्रयोग, उसका मिला है प्रमाण। और चन्हू दाड़ों से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, लिपस्टिक के अस्तित्व का संकेत मिलता है। पूछा जाएगा कि लिपस्टिक कहाँ से मिला है, तो चन्हू दाड़ों से। आभूषण जो उनका होता था बहुमूल्य पत्थरों, हाथी दांत, हड्डी एवं शंख आदि के होते थे। तरह तरह के बर्तन का भी प्रयोग करते थे, मिट्टी से निर्मित और धातु से निर्मित। चटाई, फर्श पर बैठने के लिए चटाइयों के साथ साथ पलंग व चारपाई से भी परिचित थे। अब देखिए, आमोद प्रमोद के प्रेमी थे। पासा इस काल का प्रमुख खेल था। वो देखे आप, जो गोटी मिला है, छोटा छोटा गोटी वहाँ से मिला है, उसे पासा का भी रूप हम कह सकते हैं। बहुत सारे खिलौने मिले हैं, जैसे बैल रूपी खिलौना, सिर हिलाता हुआ खिलौना, है ना। एक हाथी मिला है जिसका सिर दबाने से शब्द होता है। नर्तकी की मूर्ति से संकेत मिलता है कि नृत्य भी मनोरंजन का साधन रहा होगा। लोग गाने बजाने के शौकीन रहे होंगे। मछली फंसाने के लिए कांटे एवं एक मोहर पर तीर से हिरन को मारते, मतलब शिकार करता हुआ दिखाया गया है। मतलब शिकार का भी प्रचलन था, लोग शिकार भी करते होंगे। अब धार्मिक जीवन में उनका है कि जो उत्खनन से प्राप्त हुई हैं चीज़ें, उससे पता चलता है कि हड़प्पा संस्कृति में मिस्र अथवा मेसोपोटामिया की तरह का कोई मंदिर प्राप्त नहीं हुआ है। नहीं ऐसा कोई भवन मिला है जिससे कि मंदिर की संज्ञा दी जा सके। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से प्राप्त मृण मूर्तियाँ, मृण मतलब मिट्टी की मूर्तियों को पुरातत्ववेत्ता मातृदेवी की मूर्ति कहते हैं। मातृदेवी की मूर्ति बताते हैं, मतलब मातृदेवी की पूजा होती थी। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया, जो समता धरती देवी की मूर्ति है। तो संभव है कि हड़प्पावासी धरती की उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा करते हैं। अब महोदय को मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई है, इसमें 3 मुख वाला एक पुरुष योग मुद्रा में बैठा हुआ है। इसके 3 सिंह हैं। उसके बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा है तथा दाईं ओर एक हाथी और बाघ, जिसके सम्मुख एक हिरण है। इसकी तुलना पशुपति से की गई है। हड़प्पा सभ्यता के बहुसंख्या में लिंग योनि की प्राप्ति लिंग पूजा के संकेत देते हैं। ये लोग वृक्ष की भी पूजा करते थे, क्योंकि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर 2 जुड़वा पशुओं के शीर्ष पर 9 पीपल की टहनियाँ दिखाई गई। मतलब पीपल वृक्ष की पूजा उस समय भी होती थी। खूबड़ वाला बैल विशेष पूजनीय था। नाग पूजा के संकेत मिले हैं। बड़ी संख्या में तवीज़ प्राप्त हुए हैं। इससे संकेत मिलता है कि लोग मंत्र तंत्र में भी विश्वास करते होंगे। मोहनजोदड़ो में वामवर्ती और दक्षिणवर्ती दोनों ही प्रकार के स्वास्तिक पर्याप्त संख्या में मिले हैं। स्वास्तिक का संबंध सूर्य पूजा से हो सकता है। कालीबंगा अमलोथल से ईंटों की बनी वेदी मिली है, जो अग्नि पूजा का साक्ष्य है। कालीबंगा के हवन कुंड से यज्ञ का भी साक्ष्य मिला है। प्रश्न आता है कि हवन कुंड कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से याद रखिएगा। मृतक संस्कार पर निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे मार्शल महोदय
के अनुसार पूर्ण समाधिक, इसमें संपूर्ण शव को भूमि के नीचे गाड़ दिया जाता था, पूर्ण समाधिकरण। दूसरा है आंशिक समाधिकरण, इसमें पशु पंछियों के खाने के पश्चात शव के बचे हुए भाग को गाड़ दिया जाता था। तीसरा है दाह कर्म, इसमें शव जला दिया जाता था एवं उसके भस्म को गाड़ दिया जाता था। ये 3 तरह के प्रक्रिया थी जो प्रचलन में थी मृतक संस्कार के लिए। उसके बाद आर्थिक जीवन में अगर देखें तो कृषि महत्वपूर्ण था। कृषि पशुपालन महत्वपूर्ण साधन थे उनके जीवन का। इसलिए क्या क्या कृषि में वो लोग खेती क्या क्या करते थे। कपास की खेती होती थी, इसमें लोग अपने कई कपड़े बनाते थे। अनाज पीसने के लिए चक्कियों कूटने हेतु ओखलियों के उपयोग के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के निवासियों ने कपास की खेती आरंभ की सबसे पहले। यहाँ कहता है कि मेसोपोटामिया में यहीं से कपास जाता था, जिसे कि वे सिंधु नाम से उच्चारित करते थे। उस कपास को सिंधु नाम से उच्चारित करते थे। यूनानियों ने कपास को सिंडन कहा, जो कि सिंधु का ही यूनानी रूपांतर है। सिंडन, सिंधु, इंडस, सिंधु सिंडन से ही इंडस हो गया होगा, इसका मतलब यही है। तो उस कपास के कारण ही सिंधु या सिंडन इस स्थान का नाम पड़ा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है गेहूं और जौ प्रमुख यहाँ का खाद्यान्न था। लोथल रंगपुर से धान की भूसी मिली है, किंतु धान की खेती के स्पष्ट प्रमाण हुलास में मिलते हैं, जो कि उत्तरकालीन है। लोथल रंगपुर से ही बाजरा की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा में मटर एवं तिल की खेती के साक्ष्य मिलता है। फलों में केला, नारियल, खजूर, अनार, नींबू और तरबूज आदि के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन में कहता है कि कृषि के साथ साथ हड़प्पावासियों की अर्थ व्यवस्था का आधार पशुपालन था, है ना। और इसमें आप देख रहे हैं कि कुबरदार, बड़े सींग वाले और बिना कुबर वाले दोनों तरह के बैल देखने को मिलते हैं। कुत्ता, हाथी, सुअर, गधा, ऊंट इनमें प्रमुख पालतू जानवर थे। इसके अलावा बिल्ली, बंदर, खरगोश, हिरन, मुर्गा, मोर, तोता, उल्लू, हंस आदि के चित्र भी यहाँ प्राप्त मूर्तियों में खिलौने मोर को मिलता है। शिल्प तथा उद्योग के क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि कुम्हार लोग मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु चाक का व्यवहार करते थे, है ना। मोहनजोदड़ो में कुंभकारों के मोहल्लों का भी पता चलता है। स्वर्णकार का व्यवसाय भी उन्नत अवस्था में था। आभूषणों के निर्माण में उन्होंने काफ़ी निपुणता प्राप्त की थी। वे लोग चांदी के आभूषण के साथ साथ बर्तन भी बनाते थे, परंतु सोने के केवल आभूषण बनाए जाते थे। शंख, सीप, घोंघा, हाथी दांत से भी उपकरणों का निर्माण होता था। तांबे तथा कांसे का प्रयोग मानव एवं पशु मूर्तियां बनाने में किया जाता था। और खुदाई में तांबे कांसे के उपकरण बहुतायत से प्राप्त हुए हैं। इनमें घरेलू तथा कृषि संबंधी उपकरण, अस्त्र शस्त्र, बर्तन, कढ़ाई तथा प्रसाधन सामग्रियाँ प्रमुखता से मिलती हैं। ये लोग धातु को पीटकर चादर बनाने की कला से परिचित थे, अतः धातु उद्योग भी काफ़ी उन्नत अवस्था में थी। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्यकालीन सभ्यता भी कहते हैं, इसलिए कि कांसे का प्रयोग यहाँ विशेष मात्रा में होता था। कांसे को तांबा और टीना को मिला करके कांसा बनाया जाता था। अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ के बटखरों में तौल की प्रामाणिकता मेसोपोटामिया और इलाम के बटखरों से कहीं अधिक थी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में नगरों
सभ्यता के नगरों में कच्चे माल तथा प्राकृतिक संपदाओं का अभाव था। यहाँ के निवासी पास पड़ोस के राज्यों विदेशों से इन्हें प्राप्त करते थे। जैसे सोना ये लोग अफगानिस्तान, फारस, दक्षिण भारत, यहाँ कोलार खान से प्राप्त करते थे। चांदी ईरान, अफगानिस्तान, तांबा बलूचिस्तान, अरब, खेतड़ी राजस्थान, लाजवर्द नील रत्न इसको, बदखशा अफगानिस्तान, सीसा ईरान, अफगानिस्तान, सेलखड़ी बलूचिस्तान राजस्थान, सुलेमान पत्थर सौराष्ट्र पश्चिमी भारत, नीलमणि महाराष्ट्र, अलाबास्टर बलूचिस्तान, शंख कौड़ियाँ सौराष्ट्र और दक्षिण भारत। लोथल से जल मार्ग द्वारा वाह्य व्यापार किया जाता था। तो लोथल से गौरीवाड़ा बंदरगाह होने के प्रमाण मिलते हैं। नाव का एक चित्र मोहनजोदड़ो में एक बर्तन पर उत्कीर्ण मिलता है। मिस्र, सुमेर, क्रीट, मेसोपोटामिया आदि देशों के साथ व्यापारिक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य मिला है। अब हड़प्पा सभ्यता का निर्माता, अब देखिए डॉक्टर गुहा जो हैं वो कहते हैं कि सभ्यता को मंगोलों ने उसका निर्माण किया। आग्नेय एवं अल्पाइन अर्थात मिश्रित जाति के लोगों ने। रंगनाथ राघव कहते हैं कि इसके निर्माता बहुजातीय थे, इनमें आर्य भी एक थे। जी गार्डन कहते हैं कि इसका निर्माता सुमेरियन थे। श्री राम प्रसाद चंद्रा कहते हैं कि इसका निर्माता व्यापारी वर्ग था। डॉक्टर व्हीलर कहते हैं कि द्रविड़ थे। मतलब अलग अलग विद्वानों के अपने अलग अलग मत हैं। अब उसके पतन के कारण, हड़प्पा सभ्यता का कैसे पतन हुआ उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। यह सभ्यता पतोन्मुख होने लगी ईस्वी पूर्व द्वितीय शताब्दी के मध्य तक। यह सभ्यता पूर्ण रूप से विलुप्त हो गई। द्वितीय शताब्दी के मध्य तक पूर्ण रूप से विलुप्त हो गई। और हड़प्पा सभ्यता का काल निर्माताओं की तरह ही इसके पतन को लेकर विभिन्न विद्वानों में एक मत नहीं है ना। क्योंकि अधिकांश नगर नदियों के तट पर बसे हुए थे जिसमें प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी। मोहनजोदड़ो में हड़प्पा की खुदाई से पता चलता है कि इनका अनेक बार पुनर्निर्माण हुआ। मार्शल महोदय को मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण जमा हुई बालू की परतें मिली हैं। मैके महोदय को चनहुदाड़ो से बाढ़ के साक्ष्य मिले हैं। इसी प्रकार RS राव को भी लोथल, भगजाओ आदि में भी भीषण बाढ़ के साक्ष्य मिले हैं। अतः इनका संयुक्त निष्कर्ष यह है कि बाढ़ ही इस नगरीय सभ्यता के विनाश का प्रमुख कारण रहा होगा। अब मोहनजोदड़ो को ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ बाह्य आक्रमण से भी इस सभ्यता को क्षति पहुंचाई गई होगी। जैसे मार्टिमर, व्हीलर, गार्डन चाइल्ड और पिगट आदि विद्वानों ने बाह्य आक्रमण को पतन का कारण माना है। पुरातात्विक साक्ष्यों के संकेत मिलता है कि मोहनजोदड़ो को लूटा गया और वहाँ के लोगों की हत्या की गई। व्हीलर के अनुसार 1500 ईस्वी पूर्व आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा सभ्यता के नगरों को ध्वस्त किया एवं वहाँ के लोगों को मार डाला। तो मुख्य तरह से दो कारण, बाढ़ और बाह्य आक्रमण ही इस सभ्यता के पतन के मुख्य कारण बताए गए। उसके बाद आर्नस्टाइन एन घोष आदि विद्वान जलवायु परिवर्तन को हड़प्पा संस्कृति के विनाश का कारण मानते हैं। जलवायु परिवर्तन भी हो सकता है। माधवस्वरूप वत्स एवं ST लैम्ब्रिक के अनुसार नदियों के मार्गों में हुआ परिवर्तन इस सभ्यता का पतन का कारण बना। UR कैनेडी मलेरिया और महामारी जैसे प्राकृतिक आपदाओं को पतन का जिम्मेदार मानते हैं। इस प्रकार उपयुक्त सभी कारणों ने मिलकर हड़प्पा सभ्यता के नगरों का विनाश किया। BB लाल का यह कथन काफ़ी उपयुक्त प्रतीत होता था कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषित वातावरण तथा व्यापार में आई भारी गिरावट
के फलस्वरूप हड़प्पा सभ्यता की समृद्धि समाप्त हो गई तथा नगरीकरण का अंत हुआ। अब आज इस चैप्टर में इतना ही। अगले वीडियो में इसके आगे का जो विषय है उसके बारे में पढ़ाई होगी। धन्यवाद।